हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैम के सर आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम प्रश्नावली 3.1 के जो बाकी के क्वेश्चंस रह रहे हैं हमारे पास उन सभी के बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। इस लेक्चर को कंप्लीट देखने के बाद हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है उसके सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं आपके। तो वीडियो में आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाने। रैखिक समीकरण सबसे पहले हमें बनाना है, उसके बाद में उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने। ठीक है, तो जो भी हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट में उसको समझना है। समझ के हमें जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है उसके अकॉर्डिंग दो समीकरण बनेंगे यहाँ पे, और दो समीकरणों को हम बोल देंगे रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उनको बनाने के बाद में उनको हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। अब कैसे हल करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम समीकरण युग्म बनाते हैं भाई। तो सॉल्यूशन में देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखो भाई, लैंग्वेज में क्वेश्चन कभी कभी तो हमें क्वेश्चन इक्वेशन डायरेक्ट देगा, समीकरण डायरेक्ट देगा। कभी कभी हमें इस तरीके से लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा जैसे पीछे दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो समझना है क्वेश्चन को, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और कॉन्सेप्ट समझना है। एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिया तो कोई सा भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ जाए हमें दिक्कत नहीं होगी। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। एक कंपटीशन हो रहा है, एक प्रतियोगिता हो रही है, उसके अंदर कितने स्टूडेंट ने भाग लिया? 10 स्टूडेंट ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब 10 में कुछ तो लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। तो आगे उसने बोल रखा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है। तो हमें बताना है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब लड़कों की संख्या तो कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है हमें बताना है। तो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करने के लिए देखो भाई, कुछ तो लड़कियों की संख्या है और कुछ तो लड़कों की संख्या है और कुछ लड़कियों की संख्या है। तो हम लड़कों की संख्या को x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या को y मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि माना लड़कों की संख्या क्या है भाई? लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या बराबर x, तथा लड़कियों की संख्या क्या है भाई? तथा लड़कियों की संख्या हमारे पास क्या है? y है। लड़कियों की संख्या हमने y मान ली। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भाई, सबसे पहले वाली लाइन से एक समीकरण मिल जाएगा हमें। सबसे पहले वाली लाइन क्या है? कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं भाई? 10। तो कुछ तो लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो टोटल कितने? 10 है। मतलब लड़कों की संख्या को और लड़कियों की संख्या को मिला दें तो 10 मिलेगा, है ना। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? x + y = कितना है? 10। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में समझना है आगे। देखो आगे यहाँ से समझो। देखो, यदि उसने बोला आगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो पहले किसके लिए पहले कौन सा वर्ड आ रहा है? लड़कियां। तो लड़कियों को क्या माना अपन ने? लड़कियों की संख्या को हमने y माना है, तो y बराबर में चलेगा। और लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? लड़कों की संख्या हमारे पास क्या है? x है, तो x अधिक है। देखो, अधिक शब्द आ जाए तो जोड़ना होता है, कम शब्द आ जाए तो घटाना होता है, और गुणा शब्द आ जाए तो गुणा करना है उससे, है ना। 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना ऐसा आ जाए तो उनको गुणा करना होता है। 4 अधिक आ जाए तो प्लस करना है ना। 4 साल बाद आ जाए तो भी प्लस करना है। से पहले आ जाए, पहले शब्द आ जाए तो माइनस करना है, कम आ जाए तो भी माइनस करना है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो 4 अधिक है, मतलब x में कितना जोड़ देंगे भाई? 4।
इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण हमारे पास आ चुके हैं और दोनों समीकरण जो हैं हमारे पास वो कैसे हैं, रैखिक समीकरण है। अब इन रैखिक समीकरणों को हमें ग्राफी विधि से हल करना है। देखो यहाँ तक तो हमने अभी तक तो इक्वेशन बनाई है, समीकरण बनाए हैं, अब हम ग्राफी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा कि निम्न समीकरण युग्म को ग्राफी विधि से हल करो, है ना, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अकेला। तो ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन में अच्छे से एफर्ट लगाना है, अच्छे से समझना है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले हम समीकरण 1 लेंगे, तो समीकरण 1 से देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई। समीकरण 1 से का मतलब है कि समीकरण 1 को हम काम में लेंगे, किसी एक चर को हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सभी को राइट साइड में भेज देंगे। किसी एक चर को हम लेफ्ट में रखेंगे, बाकी सबको हम किधर भेज देंगे, राइट साइड में। तो देखो हम x को लेफ्ट में रख लेते हैं भाई, x को लेफ्ट में रख लेते हैं यहाँ पर, तो राइट में पहले से हमारे पास 10 है, इस y को भी उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, समीकरण 1 से हमने क्या करा कि x को तो हमने लेफ्ट में रख लिया और y को हम राइट साइड में ले गए, तो 10 तो पहले से था, y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। ये नया समीकरण मिल गया हमें समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से जो नया समीकरण मिला है, इसमें जैसे जैसे y का मान रखेंगे वैसे वैसे x का मान मिलता जाएगा। जो राइट साइड में बराबर के जो राइट साइड में जो चर होता है उसका मान रखना होता है, तो हमें लेफ्ट साइड वाले चर का मान मिल जाता है ना। तो अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे भाई। एक बॉक्स किस तरीके से हमें बनाना है, देखो एक बॉक्स हम बनाएंगे, इस बॉक्स के अंदर ऊपर तो हमें लिखना है x और नीचे हमें क्या लिखना है भाई, y लिखना है। ठीक है, कम से कम 3 मान हमें निकालने हैं, कम से कम कितने मान निकालने भाई, 3 मान निकालने हैं। तो देखो डायरेक्ट समझना, कुछ जो टीचर्स होते हैं या कहीं पर बुक में तुम लोगों को पासबुक में वगैरह कहीं पर भी तुम देखोगे तो थोड़ा सा लेंथी मेथड इसका दिखाया हुआ होता है, उसको लिखने की एग्ज़ाम में कोई ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट ये बनाओ, टेबल बनाओ, टेबल बना के उसके मान रख दो, डायरेक्ट काम हो जाता है ना। वो फालतू की रफ काम होता है वो, लेकिन उसको दिखाते हैं, हम नहीं दिखाएंगे। हम देखो सबसे पहले y का मान रखेंगे, कुछ भी ऐसा मान रखो ताकि आसपास मान आए, है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं आए, ताकि हमें कैलकुलेशन जब हम ग्राफ बनाए तो उसमें दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ पर अगर हम y का मान 2 रखते हैं, अगर y का मान 2 रखें तो कितना मिलेगा भाई, y का मान या 2 रखोगे तो 10 में से 2 माइनस करेंगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, 8। क्या करा हमने, y का मान रखेंगे। y का क्यों रख रहे हैं, क्योंकि राइट साइड में जो चर होता है उसी का मान रखना होता है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो राइट साइड में y है, y का मान हमने 2 रखा तो 10 में से 2 माइनस किया तो हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। उसके बाद में हम y का मान रखेंगे 4, कुछ भी रख सकते हैं, वैसे कोई फिक्स नहीं है ना, तुम्हारी मर्जी है, तुम 100 रख लो, जो ग्राफ आएगा वो सेम ही आएगा। लेकिन हम मान ऐसे रखते हैं ताकि ज़्यादा बड़े भी ना हो, ताकि ग्राफ बनाने में फिर अपने को प्रॉब्लम नहीं आए ज़्यादा। तो हमने 4 रखा, y का मान 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा, तो x का मान 6 आ गया। अब y का मान 6 रख दो, जब 6 रखेंगे 10 में से 6 गया, 6 माइनस करा तो कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो समीकरण 1 से जो समीकरण आया हमारे पास, उसमें एक टेबल बनाई हमने। ये टेबल इस तरीके से आई है, कैसे आई है फिर से समझ लो। y का मान हमने 2 रखा, 10 में से 2 गया तो 8 बना हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद में y का मान हमने 4 रखा, 10 में से 4 गया तो 6 बचा हमारे पास, 6 ऊपर रख दिया। y का मान फिर 6 रखा हमने, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, ठीक है भाई। आगे देखो, इसी तरीके से हमें अब लेना है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। अब देखो समीकरण 2 में किसी भी चर को हमें लेफ्ट साइड में भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी राइट साइड में भेजने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमें लेफ्ट साइड में एक ही चर दे रखा है। तो एक ही चर दे रखा है तो इस समीकरण को उठा के डायरेक्ट नीचे ऐसे कैसे रख देंगे। तो y बराबर हमारे पास क्या है, y बराबर
x प्लस 4 है। भाई ये ग्राफी विधि से हल करने का ये तरीका होता है कि जो भी हमें समीकरण दे रखा होता है उसमें दो ही चर होते हैं, दो में से किसी एक को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सभी चीज़ों को हम राइट साइड में भेज देते हैं। अब यहाँ तो ऑलरेडी एक ही चर लेफ्ट साइड में था, बाकी जितने भी चीज़ें वो बराबर के दूसरी तरफ है, तो हमने समीकरण 2 को एज इट इज उतार दिया। अब हम किसका मान रखेंगे भाई? देखो अभी अभी मैंने बताया कि जो बराबर के राइट साइड में जो भी चर होता है उसका मान रखते हैं। यहाँ पे कौन है? बराबर के राइट साइड में x है, तो x का मान रखेंगे अपन, तो हमें किसका मान मिलता जाएगा? y का मान। तो यहाँ से भी एक टेबल हम बनाएंगे भी, यहाँ से भी एक टेबल बना लेते हैं। तो देखो तुम ये टेबल इसके नीचे बना सकते हो, अपने पास जगह नहीं है तो इधर बना लिया अपन ने, ठीक है। तो ऊपर तो हम रखते हैं x और नीचे क्या रखते हैं भाई? y रखते हैं। ऊपर तो हम रखेंगे x और नीचे क्या रखते हैं? y। आगे देखो हमें किसका मान रखना है? पहले x का, क्योंकि राइट साइड x है हमारे पास, तो x का मान सबसे पहले क्या रखो? कुछ भी रख सकते हैं। देखो कोई अब मान क्या रखें? मान ऐसा रखें कि ज़्यादा बड़ा नहीं आए। तो x का मान यहाँ 0 रख कर देख लो। जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस 4 करेंगे तो 4 ही मिलेगा। y का मान कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। उसके बाद में x का मान 2 रख लो भाई। x का मान जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखो x का मान यहाँ पर रखेंगे अपन, देखो क्या क्या रख लिया हमने? 0 रख लिया, 2 रख लिया। अब 2 से आगे अपन रखेंगे 4, 2 से आगे 4 रख देंगे, तो यहाँ 4 रखा हमने, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। ठीक है भाई, मैंने फिर कहा कि हमें वही मान रखने होते हैं जो पहले टेबल में जो भी हमारे पास मान आए x और y के, उसके आसपास होने चाहिए, क्योंकि फिर ग्राफ बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से अपन ग्राफ बना लेंगे। लेकिन तुम यहाँ तो कुछ और रख रहे हो, यहाँ बड़े मान रख लिए, तो फिर ग्राफ बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब देखो ये 2 टेबल हमें मिल चुकी है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। भाई ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखो ग्राफ एग्जाम में तुम लोगों को मिलेगा, यहाँ तो हम नॉर्मल सीख लेते हैं, एग्जाम में तुम लोगों को ग्राफ मिलेगा भी। अब ग्राफ में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों को ध्यान से समझना भाई। थोड़ी सी भी चीज़ कुछ भी अगर तुमने मिस कर दिया तो फिर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है अकेला, तो 4 नंबर कुछ तो लिखवाएगा तुम लोगों से, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी बना दिया और नंबर मिल गए। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से राइट साइड में x अक्ष होता है, लेफ्ट साइड में वैसे तो पूरा ही x अक्ष होता है, लेकिन मूल बिंदु से राइट साइड में प्लस की संख्याएं चलती है तो नॉर्मल x कह देते हैं, और मूल बिंदु से लेफ्ट साइड में माइनस की संख्याएं चलती है तो इसको x डैश बोल देते हैं। मूल बिंदु से y अक्ष पर ऊपर की ओर y होता है और नीचे की ओर y डैश होता है, ठीक है भाई। अब हमें यहाँ पर कुछ संख्याएं लेनी है, वो संख्याएं कैसे लेंगे, किस तरीके से हम लेंगे, तो देखो ये डिपेंड करता है कि तुमने जो ये टेबल बनाई है, तुमने जो ये बॉक्स बनाए हैं, इनमें x और y के मान कितने हैं, कहाँ तक है, कितने बड़े हैं। तो देखो अधिक से अधिक अगर हम देखें तो 8 तक है, तो 8 तक या तो हम 1-1 का डिफरेंस ले लें या फिर 2-2 का डिफरेंस ले लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है भाई। मतलब x अक्ष पर भी हम 2-2 का डिफरेंस ले लें, y अक्ष पर भी हम 2-2 का डिफरेंस ले लें, क्योंकि x और y के मान लगभग 8 के आसपास तक ही है, तो 2-2 का डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन अब जब हम संख्याएं लिखेंगे यहाँ पे तो इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पर 0 से अपन ने लिया 2, यहाँ 2 लिया और अगला 4 तुम इतना गैप पे लिख रहे हो, नहीं, यहाँ जितना गैप है उतना ही आगे वाली संख्या में गैप आएगा। तो यहाँ 2 के बाद में हमने लिखा 4, फिर लिखा हमने 6, फिर लिखा हमने 8, इससे ज़्यादा 10 और लिख दो, बस इससे ज़्यादा तो क्या ही करना है। आगे देखो यही सेम संख्याएं इधर माइनस की चलेगी। अब देखो माइनस की संख्याएं भी दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि हमारे पास जो दोनों बॉक्स हैं उनमें एक भी माइनस की संख्या नहीं आई है। जब माइनस की संख्या आई ही नहीं है तो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर माइनस की संख्या आती तो फिर हमें माइनस वो एक्स डैश अक्ष पर भी हमें लिखना होता और वाई डैश अक्ष पर भी लिखना होता। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस की संख्या कोई भी नहीं है, और होती तो हम दिखा देते, वैसे दिखा भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो वाई अक्ष पर भी हम वही सेम अंतराल पर हम ले लेंगे 2, 4, 6 और 8, और आगे हम 10 लिख देंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से अपन इन पॉइंटों को दर्शाते हैं, बिंदुओं को दर्शाते हैं भाई। पहले बॉक्स में देखो x का मान कितना है 8 और y का मान है 2। x का मान 8 देखो कहाँ पे है, x अक्ष पर x का मान 8 यहाँ पे है, और y का मान कितना है भाई, y का मान है यहाँ पे 2। तो प्लस का 2
y पर ऊपर ही जाता है तो पॉइंट कहाँ होगा, 8 से सीधा चलेंगे ऊपर और 2 की सिध में चलेंगे तो लगभग पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। यह हमारे पास जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, 8,2 है ना, 8,2 हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। पहले लाइन बनाएंगे, उसके बाद में इनके पॉइंटों को दर्शा देंगे, इनके पॉइंटों को निर्देशांकों को लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो भाई, x का मान 6 है, 6 कहाँ पे, ये रहा, और y का मान है 4, 6 ये रहा, y का मान 4 है, तो थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो पॉइंट आएगा हमारे पास लगभग यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया है पॉइंट, क्लियर है। उसके बाद में x का मान है 4, x का मान 4 है, y का मान 6 है, x का मान 4, y का मान 6, तो ऊपर चलेंगे तो लगभग हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है भाई, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, इसको हम लिख देंगे 4,6। इन तीनों पॉइंटों को मिला देंगे, तीनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक सीधी लाइन बनेगी भाई, इस तरीके से एक सीधी लाइन हमारे पास मिल गई। और इस लाइन, ये जो लाइन मिली है हमें कौन से समीकरण से मिली है भाई, ये समीकरण नंबर 1 से मिली है। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, x + y = 10। तो इस लाइन पर इस समीकरण को लिखो, x + y = 10। इससे हमें ये समीकरण, इससे हमें ये लाइन मिली है, ये रेखा में मिली है। इनके निर्देशांक दिखा दो, निर्देशांक दिखा देंगे हम लोग। ये तो क्या है भाई, 4,6 है, और ये क्या है हमारे पास 6,4 है, और ये हमारे पास क्या है 8,2 है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, दूसरे समीकरण से हमें ये वाली बॉक्स मिला है, इसके भी बिंदुओं को हम दर्शाते हैं। देखो x का मान 0, x का मान 0 यही होता है भाई, यही कह सकते हैं कि x का मान जो 0 है पूरे y अक्ष पे होता है, y का मान 0 पूरे x अक्ष पर होता है। मतलब x की लाइन पर तुम कहीं भी पॉइंट लगा दो y का मान 0 होगा, और x का मान 0 y वाली लाइन पर कहीं भी पॉइंट लगा दो x का मान y की लाइन पर 0 होता है। तो देखो x का मान तो 0, y का मान 4 है, तो y का मान 4 यहाँ पे है तो पॉइंट यही हो जाएगा, क्योंकि x का मान तो इसके लिए 0 है। क्लियर है। आगे देखो, x का मान 2 है और y का मान 6 है, x का मान 2 है, y का मान 6 है, तो पॉइंट आएगा हमारे पास, इससे ऊपर जाएंगे तो लगभग पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, x का मान हमारे पास 4 है और y का मान है 8, x का मान 4 है, y का मान है 8, तो इससे ऊपर जाएंगे अपन सीधा तो लगभग हमारे पास पॉइंट आएगा यहाँ पे। ये क्लियर है क्या सभी को? तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है भाई, तो इस लाइन, ये लाइन कौन से समीकरण से हमें मिली है? ये समीकरण 2 से मिली है। समीकरण 2 है हमारे पास क्या है, y = x + 4। ठीक है भाई। देखो अब इनके निर्देशांकों को दर्शाओ भाई। ये इसके निर्देशांक क्या है 0,4, इसके क्या है भाई, इसके है हमारे पास 2,6, और इसके निर्देशांक क्या है हमारे पास, इसके निर्देशांक है 4,8, 4,8। इतना करने के बाद देखो क्या करा हमने, ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के बाद में हमने जो 2 बॉक्स बनाए थे उनके बिंदुओं को दर्शा दिया, उन बिंदुओं के निर्देशांक हमने लिख दिए, और कौन सी लाइन कौन से समीकरण से मिली है ये भी हमें दर्शाना होता है, ये हमें दर्शा दिया। ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना होता है अभी साइड में। अब देखो उधर तो जगह है नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किधर भी लिख सकते हो तुम लोग। देखो यहाँ हम लिखेंगे पैमाने लिखने होते हैं भाई, पैमाने लिखेंगे हम लोग। पैमाने x अक्ष पर, पैमाने x अक्ष पर थोड़ा सा जगह की कमी पड़ेगी यहाँ पे, तो थोड़ा इधर करके लिखते हैं अपन। पैमाने लिखते हैं भाई, पैमाने x अक्ष पर। ग्राफ में बनाना है, ग्राफ के अंदर बनाना है, ये ऊपर एक बॉक्स में। x अक्ष पर पैमाने हम लिख रहे हैं, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का गैप ले रहे हैं, x अक्ष पर कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, 2 इकाई। अगर हम 10 का गैप लेते तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखते, 10 इकाई। अगर हम 50 का अंतर लेते तो 1 सेंटीमीटर बराबर 50 इकाई। ऐसे ही y अक्ष पर, ऐसे ही हम y अक्ष पर क्या लिखेंगे भाई, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, y अक्ष पर भी हमने कितने का गैप लिया है, 2 का गैप लिया है, तो 2 इकाई हम लिख देंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है।
बस इतना ही करना है हमें। सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले जो भी समीकरण, जो भी क्वेश्चन देता है उसको अगर लैंग्वेज में देता है तो हमें समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद एक एक समीकरण से बारी बारी से हमें ये बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाने के बाद ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अंदर इनके बिंदुओं को दर्शाएंगे। जिन बिंदुओं को दर्शाने के बाद उन बिंदुओं को मिला देंगे, एक सीधी लाइन मिलेगी। जो भी लाइन जिस समीकरण से मिल रही है उस समीकरण को उस लाइन पर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में साइड में हम पैमाने लिख देंगे, एक्स अक्ष पर जितने का गैप ले रहे हैं उतना 1 सेंटीमीटर बराबर लिख देंगे, और वाई अक्ष पर भी जितने का गैप ले रहे हैं उतना 1 सेंटीमीटर बराबर लिख देंगे। बस ये क्वेश्चन है। इतना करने के बाद तुम्हें 4 नंबर मिल जाएंगे। देखो कभी कभी तो लैंग्वेज में क्वेश्चन देता है, कभी कभी डायरेक्ट इक्वेशन दे देगा, ऐसे ही समीकरण दे देगा और बोल देगा ग्राफी विधि से हल करो, तो भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे हम तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। अब देखो पिछली क्लास में मैंने समझाया था तुम लोगों को कि जब अपन 2 समीकरण हमें देता है, दो चरों वाला रेखिक समीकरण हमें देता है, तो उसका जब ग्राफ बनाते हैं हम तो एक सीधी लाइन मिलती है। देखो सीधी लाइन मिली ना, ये एक 2 चरों वाला रेखिक समीकरण था। इसको जब हमने सोल्व किया ग्राफी विधि से तो हमें एक सीधी लाइन मिली। दूसरे समीकरण को भी हम जब ग्राफी विधि से सॉल्व करते हैं तो भी हमें सीधी लाइन मिलती है। अब यहाँ पर देखो, देखने से पता लग रहा है कि लाइन कैसी है, प्रतिच्छेद कर रही है। और अगर ग्राफ नहीं भी बनाते तो भी हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 चेक करके हम बता सकते थे कि ये रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है। तो अब समझ में आया होगा कि रेखाएं किस तरीके से तो प्रतिच्छेद होती हैं, किस तरीके से संपाती होती है। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई तो संपाती होगी, कैसे रेखाएं समांतर होती है ना। तो ये केस सब समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको कंप्लीट उतार लें आप लोग। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। तो आइए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य हमारे पास है 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य निकालना है और एक कलम का मूल्य हमें बताना है। तो देखो भाई, एक पेंसिल का मूल्य हमें बताना है, एक कलम का हमें मूल्य बताना है। तो हम मान लेंगे यहाँ पे कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक कलम का मूल्य y रुपए है। तो यहाँ मानेंगे हम लोग। सॉल्यूशन देखो भाई कैसे करना है। माना एक पेंसिल का मूल्य, क्या है, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास x रुपए है और तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या है, y रुपए है। ठीक है, हमने मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x है, एक पेंसिल का मूल्य y है। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। देखो ध्यान से समझना भाई, इक्वेशन बहुत आसान है इसकी बनाना। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपए है तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5x होगा। भाई एक सपोज करो जैसे एक पेन का मूल्य हमारे पास है, एक पेन 5 रुपए का आता है, तो 8 पेन कितने के आएंगे, तो 8 पेन कितने के आएंगे भाई, 5 को गुणा 8 से कर देंगे। तो ऐसे ही एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास x है, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास एक जो कलम है उसका मूल्य y है, तो 7 कलम का मूल्य कितना होगा, 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। और जब दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे, 5 पेंसिल के मूल्य और 5 कलम के मूल्य को जोड़ देंगे तो टोटल कितने रुपए होते हैं, 50 रुपए होते हैं। तो समीकरण हमारे पास क्या आएगा भाई, 5x प्लस में 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू क्या आया, 50। ठीक है, 5x कैसे आया भाई, एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का मूल्य 5x हो गया। एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो गया। दोनों को मूल्य को जोड़ देंगे तो 50 रुपए आता है। तो समीकरण नंबर 1 मिल चुका है हमें। क्या मिल गया, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 7 का कितना होगा, 7x होगा, प्लस
5 कलमों का मूल्य है, एक कलम का मूल्य y है तो 5 का कितना होगा, 5 कलमों का मूल्य होगा हमारे पास 5y, बराबर में कितना आ रहा है 46, इक्वल टू समीकरण नंबर 2 दे देंगे। इस तरीके से हमें दोनों समीकरण मिल जाते हैं। दोनों कैसे समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। अब एक एक समीकरण को लेंगे, किसी एक चर को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी सभी को राइट में भेज देंगे और हमें बॉक्स बनाने दो टेबल हमें बनानी है, उसके कुछ मान आएंगे, उन मानों को हमें रख के किस में रखना है, ग्राफ में बनाना है उनको, है ना, उन बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो वही पैटर्न है क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन समझ लो सारे इसी तरीके से होते हैं। तो देखो भाई समीकरण नंबर 1 से यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो हम किसको रखें। अब देखो भाई किसको रखें, यहाँ पर तो x भी अकेला नहीं है, y भी अकेला नहीं है, इनके साथ गुणा में है, x के साथ में तो 5 गुणा में है, y के साथ में 7 गुणा में। अब x को रखें y को, तो देखो सुनना ध्यान से, ऐसे केस में जब x के साथ भी कुछ गुणा में हो, y के साथ भी कुछ गुणा में हो, तो कौन से चर को हम लेफ्ट में रखते हैं, तो सुनना, उस चर को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं जिस चर के साथ में जो गुणा में लगा हुआ अंक है वो इजी हो। इजी का मतलब उसका भाग देना आसान हो, मतलब जैसे 2 है तो 2 वाले को रखेंगे, 5 है तो 5 वाले को रखेंगे, क्योंकि 5 का 2 का भाग देना आसान होता है। यहाँ देखो एक तो 5 है और एक 7 है, तो 7 के कंपेयर में 5 का भाग देना आसान होता है, तो हम 5 वाले को लेफ्ट में रख लेंगे। ठीक है, तो 5x को हम लेफ्ट में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, 5x को हम लेफ्ट में रखेंगे तो 5x इक्वल टू 50 पहले से है हमारे पास उधर, ये 7y उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। अब ये x अकेला चाहिए इधर, ये गुणा में है, 5 गुणा में है, तो यहाँ से हटके इधर किस में चला जाएगा, भाग में। तो ये हमें एक नया समीकरण मिल गया, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे हम y का मान रखेंगे वैसे वैसे किसका मान मिलेगा, x का। राइट साइड में जो चर होता है उसका मान रखना होता है, पिछले क्वेश्चन में समझा हमने। तो यहाँ पे y का मान रखो भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान देना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, है ना, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पे मान हमें ऐसे रखने ताकि आसानी से हमें ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, आसानी से हम ग्राफ बना सकें। तो देखो क्या रखें हम, x का मान वैसे तो कुछ भी रख सकते हो, पॉइंट्स में रिजल्ट आएगा फिर, है ना, लेकिन हम मान क्या रखें, देखो भाई यहाँ पे 50 है, 50 में से इधर 7y है। अब y का मान कुछ ऐसा रखो ताकि 50 में से जो भी माइनस करने पर आए हमारे पास उसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाए। अगर ऐसे मान रखेंगे तो फिर ग्राफ बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर पॉइंट्स में रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम अगर हम देखें तो एक बार तो 0 रख दो, ऊपर तो x है, y है नीचे, एक बार 0 रखो। जब y का मान 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो गया पूरा भाई, 7y तो 0 हो गया पूरा, क्योंकि y का मान 0 रख दिया, तो कितना बचा 50, 50 में 5 का भाग दिया तो x का मान कितना मिल गया, 10 मिल गया भाई। ठीक है, उसके बाद में देखो 7 पंजे 35 होता है, y का मान 5 रख कर देखो, y का मान 5 रखेंगे हम तो ये हो गया, 5 रखने पर 7 पंजे 35 हो गया, 35 माइनस करो किस में से, 50 में से, तो कितना बचेगा 15, 35 माइनस करो 50 में से तो 15 बचेगा। अब 15 में भाग 5 का देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में y का मान क्या रख दो, y का मान उसके बाद में भाई 10 रख लो, y का मान क्या रख लो, 10 रख लो। जब y का मान 10 रखेंगे तो 7 दाई का 70 हो गया। अब 50 और इधर क्या मिला 70 माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस का 20 मिलेगा, माइनस का 20 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 4 मिल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें माइनस का 4। ठीक है, आसपास वैल्यू आ रही, ज़्यादा बड़ी नहीं है तो काम हो जाएगा हमारा। आगे देखो भाई दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में हम किसको रखें, तो देखो अभी मैंने समझाया, उस चर को हम रखते हैं जिसके गुणा में आसान संख्या है, क्योंकि उसका भाग देने में आसानी होगी। तो देखो एक तो 7 है, एक 5 है, तो 5 वाले को हम लेफ्ट में रखेंगे, मतलब इस बार y को रखेंगे, तो 5y को हम लेफ्ट में रखेंगे, तो 5y इक्वल टू ये 46 तो पहले से उधर है, माइनस हो जाएगा 7x उधर जाके, माइनस हो गया 7x, यहाँ से 5 नीचे चला जाएगा भाग में, हमारे पास 5 चला गया भाग में, यहाँ से 5 हट जाएगा, तो ये नया समीकरण मिल गया। अब इस समीकरण में किसका मान रखना है हमें रखना है जो राइट साइड में चर होता है। राइट में कौन है भाई,
x है, तो x का मान रख देंगे। x का मान रखो, x का मान रखो भाई, यहाँ पे ग्राफ मिलेगा हमें, ये रखो भाई, x का मान रखें। क्या रखें, अब कुछ ऐसे मान रखो ताकि जो हमारे पास रिजल्ट आए ऊपर, उसका मान जो है मतलब उसमें भाग 5 का आसानी से जा सके। तो देखो क्या माइनस करें यहाँ से अगर हम 0 रखते हैं, है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे एक बार -3 रख कर देखते हैं। जब -3 रखेंगे हम, या +3 ही रखते हैं, x का मान एक बार 3 रखो, ठीक है। x का मान 3 रखा तो 7 या 21 होता है। 21 माइनस करो भाई 46 में से, 46 में से 21 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। सॉरी, 46 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, 21 माइनस कर रहे हैं, तो 5 2 25 ही बचेगा। 25 में 5 का भाग देंगे, 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम x का मान वापस से सोचो, कुछ ऐसा मान रखो ताकि 5 का भाग चला जाए, ठीक है। 6 रख कर देखो एक बार, 6 सत्ते 42 होता है, 42 माइनस करते हैं तो नहीं होगा। 7 पंजे 35 होता है, नहीं चलेगा काम, है ना। उसके बाद में 7 चौक 28 होता है, नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम लिख कर देखें, 9 रख कर देखो एक बार, 9 से हो जाएगा क्या, 9 सत्ते 63 होता है, 63 में से भी नहीं होगा, है ना। 7 7 49 होता है, 49 माइनस करेंगे तो भी नहीं होगा इसमें। 8 7 तो 56 होता है, हाँ। 7 रख दो, 8 रख कर देखो, देखो x का मान 8 रखेंगे, x का मान 8 रखो तो 8 2 7 तो 56 हो गया। अरे x का मान 8 रखेंगे, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 हो गया। 56 माइनस करो इसमें से, तो 46 है, इधर आएगा 56 अपॉन में 5 है, तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 नीचे 5, तो भाग देंगे तो कितना मिलेगा, माइनस का 2, तो यहाँ मिला हमें -2। उसके बाद में देखो 13 रख कर देखो, 13 सत्ते 91 होता है, हाँ 13 से काम हो जाएगा हमारा। 13 रख कर देख लो भाई, x का मान अगर हम 13 रखें, x का मान हम कितना रखें, 13 रखेंगे तो देखो 13 रखने से थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा। एक काम करते हैं, माइनस का 3 रख लेते हैं, माइनस का कितना रख लेते हैं भाई, 3 रख लेते हैं। माइनस का जब 3 रखेंगे, माइनस का 3 रखो भाई, माइनस का 3 रखो तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का 3 रखो तो हमारे पास क्या बनेगा। देखो यहाँ समझो अब 46 माइनस 7 और इधर रखा हमने माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस हो गया, 46 ये तो प्लस हो गया, प्लस 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 वो सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। 7 या 21 होता है, 21 जोड़ दो इसमें तो ये हो गया कितना, 7 नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा भाई, ये तो गड़बड़ हो गया काम, तो 13 ही रख लो। फिर एक काम करते हैं 13 रख लेते हैं, ठीक है 13 रख लो। 13 रखेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 13 सत्ते 91 होता है, तो 46 माइनस 91 हो जाएगा। नीचे 5 चल रहा है, माइनस करो इसमें से, माइनस करो भाई इसमें से माइनस करो। 11 में से 6 गए तो 5 बचेगा, 8 में से 4 गए तो 4 बचेगा। 45 45 में 5 का भाग दो, माइनस का 45 बचेगा। 5 का भाग दो भाई, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, तो माइनस का 9 मिल जाएगा यहाँ से। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ये दोनों टेबल बनानी है भाई। इसमें क्या थोड़े से मान बड़े दे रखे हैं इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगा है, बाकी जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी आते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, है ना। फिर भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आ गया है सोल्व करना, आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ लो। अब देखो भाई ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये एक्स अक्ष है हमारे पास और ये हमारे पास वाई अक्ष है, ठीक है भाई। अब देखो क्या लें हम, ये तो एक्स है और इधर चलता है हमारे पास एक्स डैश, ये वाई है, नीचे होता है वाई डैश, ठीक है भाई। आगे देखो यहाँ से अब अपन इन पॉइंटों को, इन बिंदुओं को दर्शाएंगे। तो देखो सबसे बड़ा नंबर देखो कितना आ रहा है, सबसे बड़ा 13 आ रहा है, तो 2 के डिफरेंस से काम हो जाएगा। 2 का डिफरेंस ले लो, 2 का डिफरेंस लेंगे हम। यहाँ हो गया 2, ये हो गया 4, ये 6, ये 8, ये हमारे पास 10, ये 12 और ये हो गया हमारे पास 14, ठीक है भाई। इधर देखो ये 2 हो गया, ये 4, 6, 8, 10, 12 और ये हमारे पास आ गया 14। अब देखो इसमें माइनस की संख्याएं भी है, माइनस की संख्याएं भी आ रही है, तो माइनस के नंबर भी दिखाना पड़ेगा भाई। माइनस दिखाओ, -2, -4, -6, -8, -10, -12,
और इधर ले लो -14, ठीक है। ऊपर दिखा दो x डैश को -14 हमने दिखा दिया। नीचे भी हम माइनस की संख्याओं को दर्शा देंगे, -2, -4, -6, -8, -10, -12 और -14, ठीक है भाई। क्लियर है? यहाँ तक हमने संख्याओं को दर्शा दिया है 2-2 का गैप लेके। अब बिंदु को दर्शाते हैं भाई। पहला देखो x का मान 10 है, y का मान 0 है। x का मान 10 यहाँ पे है, y का तो 0 है, तो पॉइंट यही हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट बना के गोला बना दो। नेक्स्ट देखो x का मान 3 है। x का मान 3 कहाँ आएगा? 2 और 4 के बीच में, यहाँ। x का मान 3 है, y का मान 5 है। y का मान 5 ऊपर आएगा 4 और 6 के बीच में, तो पॉइंट आ जाएगा हमारा कुछ यहाँ पर। यहाँ क्लियर है? पॉइंट बना के गोला बना देंगे। नेक्स्ट देखो x का मान -4 है। x का मान -4 यहाँ होगा और y का मान 10 है। x का मान -4, y का मान 10, तो ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो पॉइंट आएगा लगभग यहाँ पे आएगा हमारे पास, ठीक है भाई। तो ये हमने दर्शा दिया। इन बिंदुओं को हम मिला देंगे और एक सीधी लाइन मिलेगी हमें, उसको खींच देंगे स्केल से, ठीक है। ये कौन सी किससे मिला? समीकरण 1 से। तो लिख दो समीकरण 1, 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50, ठीक है भाई। ये समीकरण 1 से मिला था हमें। इनके निर्देशांक बाद में दिखा देंगे, एक बार इसको बना लो। इसका बनाते हैं भाई। x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 3 इसके बीच में होगा और हमारे पास y का मान 5, तो ये यही पॉइंट हो गया, दोनों का पॉइंट सेम है, ठीक है, ये वाला। तो नेक्स्ट देखो x का मान 8 है, y का मान -2 है। x का मान 8, y का मान -2 नीचे आएगा, तो पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे, -2 यही तो है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट देखो x का मान 13 है, y का मान -9 है। x का मान 13 12 और 14 के बीच होगा और ये होगा -9 -8 और 10 के बीच होगा, तो ये पॉइंट आएगा लगभग यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट आ चुका है। अब इनको मिला दो भाई, ठीक है। इनको जब अपन मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ, अब देखो यहाँ पर थोड़ा हो सकता है गड़बड़, मिलाने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन जब तुम स्केल से खींचोगे चीज़ें, लाइनें, तो सीधी आएंगी हमारे पास, ठीक है भाई, सीधी लाइनें आएंगी। तो ये हमारे पास आया है। ये लाइन किससे मिली है हमें? ये मिली है हमें दूसरे समीकरण से, जिसका नाम है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है भाई। ये हमने दिखा दिया इसमें। अब इनके निर्देशांक दिखा दो। ये पॉइंट क्या है हमारे पास? ये है 13, x का मान तो 13 है और y का मान -9 है। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या है भाई? x का मान तो 8 है, y का मान -2 है। उसके बाद में इसके निर्देशांक क्या है? ये है x का मान तो 3 है और y का मान 5 है। इसके निर्देशांक क्या है? x का मान तो -4 है और y का मान 10 है। क्लियर है? ये हमने दिखा दिया। अब हम अब हमें लिखना होता है पैमाने, तो पैमाने लिख देते हैं भाई। यहाँ लिखेंगे हम पैमाने, तो पैमाने हम लिखेंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितने का डिफरेंस ले रहे हैं? 2 इकाई, 2 का डिफरेंस ले रहे हैं तो 2 इकाई। ऐसे ही y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई, ठीक है भाई। इतना करना होता है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 समझ लो तुम लोग, बाकी सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ग्राफी विधि से हल करने का यही होता है, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपन पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े बड़े हैं। इस क्वेश्चन को हम करके आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे और फिर बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं इस प्रश्नावली के अंदर, उनको अपन अगली क्लास में देखेंगे। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है, तो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे, चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त जो युग्म हैं उनका ज्यामितीय निरूपण ऐसा हो। 3 चीजें पूछा है इसने भाई। हमें एक समीकरण दे रखा है, देखो करना क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बुक के अंदर जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने को। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वेशन दे रखी है अपने को, ये 2x
प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तीनों केस के लिए यही इक्वेशन रहने वाली है। दो इक्वेशन आती है, दो समीकरण आते हैं हमारे पास, दो समीकरण होते हैं भाई। हमें जो युग्म होता है, रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसमें दो समीकरण होते हैं। तीनों केस के लिए एक समीकरण जो होता है वो तो फिक्स कर रखा है उसने। एक समीकरण क्या है तीनों के लिए? एक समीकरण तो हमारे पास यही है जो ऊपर दे रखा है, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके लिए भी एक समीकरण हमारे पास यही है, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें दूसरा समीकरण बताना। मतलब फर्स्ट में, जैसे फर्स्ट इसने बोला है कि प्रतिच्छेद करती हो लाइनें, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हूँ, तो इसके लिए एक समीकरण तो इसने दे रखा है, दूसरा हमें अपनी तरफ से बताना है। अब दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि भाई रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है। रेखाएं प्रतिच्छेद करती है जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर नहीं हो। उस केस में क्या होता है भाई, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। समांतर वाला केस क्या होता है? जब स्टार्टिंग के दो बराबर हो, लास्ट वाले बराबर नहीं हो। a1/a2, b1/b2 तो बराबर हो, लेकिन c1/c2, b1/b2 के बराबर नहीं हो लास्ट वाला, ठीक है। उसके बाद में संपाती का तीनों ही बराबर हो जाए तो वो संपाती का केस होता है। तो हमें इन सभी के लिए एक एक इक्वेशन देनी है, ठीक है भाई। इसने क्या बोला है कि एक समीकरण तो इसने दे दिया अपनी तरफ से, और इसने बोला है कि अब अपनी तरफ से एक दूसरा समीकरण दो। ऐसा समीकरण हमें देना है ताकि कौन सा केस बने, उनको सोल्व करने पर केस बनना चाहिए, लाइनें प्रतिच्छेद करनी चाहिए। अब लाइनें प्रतिच्छेद करती है जब तीनों बराबर नहीं हो, तो अपनी तरफ से हम कोई सा भी इक्वेशन दे सकते हैं। नॉर्मल मान लो अपन ने x प्लस वाई प्लस 1 लिख दिया, तो जब यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे तो तीनों ही बराबर नहीं आएंगे। तो इसका आंसर ये लिख सकते हो, ठीक है। अपनी तरफ से और भी कुछ भी लिख सकते हो, अनंत इक्वेशन हो सकते हैं, अनंत समीकरण हो सकते हैं। इसमें समांतर वाला स्टार्टिंग के दो बराबर हो जाए तो इसका डबल ले लो, 2 का डबल 4x, इसका डबल 6y हो गया। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो 1/2 बन जाएगा, यहाँ 1/2 बन जाएगा, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं हो तो यहाँ 7 ले लो इक्वल टू 0। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सेकंड वाले का ये आंसर हो जाएगा। अपनी तरफ से कोई भी समीकरण दे सकते हो, बस ध्यान ये रहे कि समांतर वाला केस बनना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हमें संपाती में तीनों बराबर होते हैं तो इनका ट्रिपल ले लो, ठीक है। 2 का या सेम इक्वेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम तो खैर अपन नहीं लिखेंगे, कुछ अलग ही लिखेंगे, तो ट्रिपल या डबल लिख सकते हो। तो ट्रिपल अपन लिख रहे हैं, 2 का ट्रिपल 2 का 3 गुना कितना होगा, 6x होगा, प्लस 3 का 3 गुना कितना होगा, 9y हो गया, ठीक है। और 8 का 3 गुना 24 होता है, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस का रिजल्ट आएगा। यहाँ से प्लस का रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से प्लस का 1/3 मिल जाएगा, यहाँ से प्लस का 1/3 मिल जाएगा, यहाँ से भी प्लस का कितना मिल जाएगा, 1/3। तो तीसरे वाले का आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, इतना ही क्वेश्चन है ये। इसमें एक समीकरण तो हमें दे रखा था और अपनी तरफ से दूसरा समीकरण हमें बताना था। तीनों अलग अलग केस दे रखे थे, प्रतिच्छेदी रेखाओं वाले, समांतर वाले, संपाती वाले। तीनों की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। जिसको कंडीशन पता है वो अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल इसका दे सकता है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास हुई है आज की। जिस भी बच्चे ने पूरा वीडियो देखा है उसको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के जो क्वेश्चंस इसके रह रहे हैं उन सभी को करने वाले हैं। देखो आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ग्राफ फिर से बनाना है ना। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें इक्वेशन देगा, बनी बनाई इक्वेशन देगा। अभी तो हमने क्या सीखा था, लैंग्वेज में क्वेश्चन दे रखा था, उसको अपन ने सबसे पहले उनका इक्वेशन समीकरण बनाया था, उसके बाद फिर ग्राफ बनाया था। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें इक्वेशन बनी बनाई दे रखी है, पहले हमें उनको चेक करना है संतत है या असंतत। संतत है तो फिर ग्राफ बनाना है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि संतत में ही क्यों ग्राफ बनाते हैं, असंतत में क्यों नहीं बनाते, ठीक है। तो आगे आने वाली क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए सभी बच्चों को, सभी दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।